हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है 9th यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में आज हम जानेंगे। 8 टॉपिक जो है वो हम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किए हैं। और तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। इसमें से कौन सी फसल है? कॉपर लीफ, कैंडल ट्री, सर्पगंधा या जेट्रोफा। तो राइट आंसर है जेट्रोफा। यानी कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सी फसल जानी जाती है? तो जेट्रोफा जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। जेट्रोफा जानी जाती है। जेट्रोफा क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जेट्रोफा जो होता है वो, उसको हम रतन जोत भी कहते हैं और डीजल का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, जेट्रोफा को रतन जोत या डीजल का पौधा भी कहते हैं। बट पेपर में आपसे जेट्रोफा लिख कर ही पूछा जाता है, डीजल का पौधा या रतन जोत नहीं पूछा गया कभी। ये एक झाड़ी टाइप जो है, एक पेड़ होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, झाड़ी टाइप होता है। आप समझ गए हो झाड़ी कितनी बड़ी होती है। तो झाड़ी टाइप होता है और इसके जो बीज होते हैं ना, उससे निकलने वाले जो तेल होता है, उससे बायोडीजल बनाया जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ जेट्रोफा। ये रहा, ये आपका जेट्रोफा है और इसके बीज है और सूख के बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इसको बीजों से जो है वो तेल बनता है, उसको हम बायोडीजल कहते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात ये है, ये जो पौधा है ये बंजर जो ज़मीन है, बंजर भूमि जो होती है, उस पर भी हम लगा सकते हैं। और एक बार लगाने के बाद, एक बार इसके पौधा बन जाता है ना, उसके बाद हम सालों साल इसके बीज ले सकते हैं। तो ये है आपका जेट्रोफा। बायोडीजल इसको हम कहते हैं, मतलब बायोडीजल इससे बनता है। और इसको रतन जोत या आप कहीं डीजल का पौधा इसको कहा जाता है। और ये प्रदूषण रहित है। ऑब्वियसली पौधा है तो प्रदूषण रहित है। और ये एक नवीकरण संसाधन है। नवीकरण, नया संसाधन जिसको आप कहते हैं, नवीकरण संसाधन है। मतलब नवीकृत, अगर हम ये कह सकते हैं कि एक बार यूज़ होने के बाद हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये नवीकृत जो है संसाधन है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको जानना था। अब है तपत भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तपत भूजल, तपत, तपत मतलब गर्म। जैसे आपने हरियाणा वालों को पता होगा, आपने सुना होगा कि आज तो बहुत तपत पड़ा है, बहुत तपत पड़ा है। तपत मतलब गर्मी पड़ रही है आज, गर्म। तपत का मतलब किससे हो गया? गर्म से हो गया। तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है हमें तपत भूजल से। यानी कि गर्म जो भूजल है, जमीन का जल है, गर्म जो निकलता है जमीन से, उससे क्या होती है? हमें भूतापीय ऊर्जा मिलती है। हिमाचल साइड में ये झरने आपको देखने को मिलेंगे। और पृथ्वी के अंदर से जो है गर्म जल निकलता है और उसके झरनों से भूतापीय ऊर्जा बनती है। भूतापीय यानी कि भू जमीन की तापीय, जमीन के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ किस किस में होता है? खाना बनाने में इसका यूज़ होता है, बिजली बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, खाना पकाने में और बिजली बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इससे जो है पूरी साल हम एनर्जी ले सकते हैं, मतलब ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और इससे जो है प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि गर्म पानी से पोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता ना। तो इससे पोल्यूशन नहीं होता। तो ये इसके पॉइंट्स थे कुछ। उसके बाद है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एलपीजी के बारे में क्या सही नहीं है वो आपने बताना है। एलपीजी के बारे में, तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, इनकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी, इसका पूरा नाम है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो है, इसमें ब्यूटेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होता है। ये गैसें होती है। ठीक है, बट इसमें मीथेन नहीं होती। तो यही आपका क्रॉस, मतलब रोंग हो जाएगा। मीथेन इसमें नहीं होती। ये जो होती है एलपीजी जो होती है, रंगहीन होती है, मतलब कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। और एक ज्वलनशील हम इसको गैस कह सकते हैं, वो होती है। तो रंगहीन होती है और गंधहीन होती है एलपीजी गैस। ठीक है, और इससे जो है प्रदूषण नहीं होता, इससे भी जो है वो प्रदूषण नहीं होता, एलपीजी से प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखना आप। और इसमें मीथेन उत्सर्जित नहीं होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो चेरनोबिल जो दुर्घटना है वो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ये 1986 में हुई थी यूक्रेन में। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, तो इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगी। तो किस प्रकार का संसाधन है भूतापीय ऊर्जा? तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक नवीनीकृत संसाधन है। नवीनीकृत क्या होता है? जो आपका बार बार यूज हो सके। तो आपको अनवीनीकृत है वो तो आपको क्रॉस कर देने हैं।
ठीक है, अनविनीकृत वाले। अब 2 बच गए। पारंपरिक है या अपारंपरिक है, वो आपने सोचना है कि पारंपरिक है या अपारंपरिक है। नवीनीकृत है वो तो आपको पता है। पारंपरिक क्या होता है, पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनल जिसको हम कहें, मतलब जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ होते हैं वो पारंपरिक होते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये चीज़ें जो है बहुत लंबे टाइम से यूज़ होती आ रही है, तो ये पारंपरिक चीज़ें हैं। और अपारंपरिक जो नई जो चीज़ें हैं आपकी आपकी है ना, कुछ समय से ही जो यूज़ में आई है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो चीज़ें यूज़ में आई है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई आपकी, और पवन ऊर्जा हो गई आपकी, जल ऊर्जा हो गई आपकी, भूतापीय ऊर्जा हो गई आपकी, तो ये सारी किस्म, ज्वारीय ऊर्जा हो गई आपकी, परमाणु ऊर्जा हो गई, तो ये सारी नई है, तो ये अपारंपरिक है। ठीक है, तो ये भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है भाई, अपारंपरिक है और नवीनीकृत है। अनवीनीकृत वो होता है जो एक ही बार यूज़ होता है, जैसे पेट्रोल, मतलब उसका रीयूज़ नहीं कर सकते आप। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, अपारंपरिक, पारंपरिक, तो इन चीज़ों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं वाला बताना है आपने, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो जल ऊर्जा यानी कि जल से जो बिजली बनती है, सौर ऊर्जा सौर से, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, जो बिजली हम बनाते हैं, पवन ऊर्जा जो पवन चक्कियों से बनती है, ये सारी नवीकरणीय स्रोत है। ये सारे क्या है, नवीकरणीय है और ये अपारंपरिक है। जबकि जीवाश्म ईंधन जो है, लकड़ियों से मिलने वाला जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनवीकरणीय है। तो आपको नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, ये जेट्रोफा है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ अच्छे से, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन सा न्यूनतम, सबसे कम बोला है इसने, डीजल करता है, पेट्रोल करता है या कोयला करता है। तो डीजल, पेट्रोल और कोयला तीनों ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वो एक नई रहती है तब तक ही अलाउ है, उसके बाद पुरानी होने के बाद बैन कर दी गई है। तो ये जो है प्रदूषण करती है काफ़ी। इसमें से कौन सा है जो न्यूनतम प्रदूषण करता है, तो न्यूनतम प्रदूषण जो करता है वो है आपका हाइड्रोजन। क्या है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मैं जल्दी तो नहीं करवा रही ना, पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता, मैं स्पीड पकड़ जाती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए स्नेही, पर्यावरण के लिए एक परफेक्ट अच्छा किसको माना जाता है, डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो पर्यावरण स्नेही जो माना जाता है वो आपका माना जाता है सीएनजी को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, यानी कि आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी जिसको आप कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको आपका जो है पर्यावरण स्नेही माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका यूज उद्योगों में भी होता है और ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ होता है, और ये इससे जो है प्रदूषण नहीं होता। इसके बारे में अच्छी बात क्या है, इससे प्रदूषण नहीं होता, सीएनजी से जो है प्रदूषण नहीं होता, एलपीजी से भी प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, ये सीएनजी से भी नहीं होता, एलपीजी से भी नहीं होता। और ये जो है वाहनों में यानी कि साधनों में आपकी यूज़ होती है, ईंधन के रूप में साधन चलाते हैं सीएनजी। आजकल सीएनजी गाड़ियाँ बहुत चलने लग गई है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आजकल जो है पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, इसके जलने पर जो है धुआं नहीं निकलता, इसलिए ये जो है प्रदूषण नहीं होता इससे। कच्चे तेल का यूज़ किया जाता है, किस किस में कच्चे तेल का यूज़ किया जाता है, तो डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, तो इनमें तो तीनों में यूज़ होता है। आगे देखते हैं, कच्चे तेल का यूज़ पूछा है, औषधियों में, ड्राई क्लीनिंग में, तो इन सब में ही कच्चे तेल का यूज़ होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ये सभी, मतलब इन सब में क्या होता है आपका कच्चे तेल का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय अक्षय संसाधन नहीं है, अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता, क्षय न होने वाला अक्षय, तो अक्षय संसाधन नहीं है ये पूछा है। ये क्वेश्चन पढ़ने में भी ना बड़ा दिमाग लग रहा है ना। एक तो इसने पूछ लिया अक्षय मतलब जो क्षय नहीं है, दूसरा इसने पूछ लिया अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो अक्षय संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है, पेट्रोलियम जो है वो अक्षय संसाधन नहीं है, ये अक्षय संसाधन है, मतलब कभी न खत्म होने वाले, हमेशा रहने वाले। सूर्य है, जल है, वायु है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम इनको यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे यूज़ करने से तो ये करोड़ों अरबों टाइम तक तो ये ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये क्या है आपके, ये तो अक्षय संसाधन है। और
क्षय संसाधन कौन सा है, मतलब अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है, वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। चाहे तो इसको ये बोल दो कि अक्षय संसाधन नहीं है, चाहे इसको ये बोल दो ये क्षय होने वाला संसाधन है, मतलब एक लिमिट है इसकी, एक टाइम पर ये खत्म हो जाएगा, बट ये नहीं होंगे। ऊर्जा का अप्रदूषककारी जो स्रोत कौन सा है, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन चीज़ें वही हैं। ऊर्जा का अप्रदूषककारी जो स्रोत है वो कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल। तो अप्रदूषक मतलब जिससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, तो कौन सा स्रोत है, सौर ऊर्जा है, वेरी इजी, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में यूज़ होता है, तो अभी करवाया है मैंने 2 मिनट पहले। सीएनजी का यूज़ किस में होता है, अभी यूपीटेट में आए हुए क्वेश्चन है ये, बार बार देखो इसी में आ रहे हैं। तो सीएनजी का यूज़ होता है वो वाहनों में भी होता है और उसमें उद्योगों में भी होता है, इन दोनों चीज़ों में होता है, खाना बनाने में नहीं होता, कहीं ये कर दो आप, इसका इसमें नहीं होता। वाहनों में भी होता है और इसका उद्योगों में होता है, दोनों चीज़ों में होता है इसका। और प्रदूषण रहित है ये, प्रदूषण नहीं होता इससे, तो ये आपकी है, ठीक है। इसके बाद है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब एलपीजी का पूरा नाम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो है आपकी ब्यूटेन होती है, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ये रंगहीन है, गंधहीन है और नीली ज्वाला इसकी होती है, तो ये एलपीजी की खासियत है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो वही क्वेश्चन आ गया आपका जेट्रोफा से। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता, कौन सा ऐसा है जो बायोगैस संयंत्र में यूज़ नहीं होता, नहीं आपने बताना है कौन सा यूज़ नहीं होता। तो पशुओं का मल होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में होता भी है ये वाले गैस, इसका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, बायोगैस संयंत्र बोलते हैं शायद इसको, हाँ शायद। लोगों के जिनके ज़्यादा पशु रखते हैं ना उनके ऐसे ही होता है, गोबर उसमें डालते रहते हैं और तो उनसे फिर वो उस गैस से खाना भी बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं वो खाने वाने में, तो उसमें थोड़ी स्मेल भी आती रहती है बट अच्छी है वो, सही है, मतलब सस्ती है बिल्कुल। तो जैव कचरा भी डालते हैं उसमें, मानव मल भी डालते हैं, खनिज तेल है उसमें नहीं डालते, प्रॉपर ये एक बायोगैस होती है, मतलब पशु मल होता है, जैव कचरा होता है, मानव मल होता है, अगर आपने देखा हो तो, मैंने तो देखा है, अभी हमारे ही परिवार में दादाजी थे उनके होता था ये, अभी भी है उनके, और उनके उससे ये वगैरह नहीं चलते, एलपीजी वगैरह, इनके यही है, वही चलता है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है भाई, तो इजी से है ये क्वेश्चन, देखो 2011 में ये क्वेश्चन आए हैं, फिर 2012 में यही आ रहे हैं, फिर 2013 में यही आ रहे हैं, 14 में भी यही आ रहे हैं, कितना मतलब इजी लेवल होता है ईवीएस का, सोचो बहुत ज़्यादा हाई सिलेबस नहीं होता। तो सीएनजी की किसका संक्षिप्त रूप है, सीएनजी, तो सीएनजी आपका जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम कहते हैं। सीएनजी का पूरा नाम है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या नाम है भाई, सीएनजी का पूरा रूप जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका पूरा रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, अब ये रीट के क्वेश्चन आ गए, यूपी टेट के खत्म हो गए। सौर सेल द्वारा किस जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर सेल के द्वारा भाई आपने बताना है, तो सौर सेल के द्वारा आपकी प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, तो सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को यूज़ करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उसको हम यूज़ करते हैं, है ना, सौर सेल के द्वारा, तो प्रकाश ऊर्जा को किया जाता है सौर सेल के द्वारा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताना है, तो ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ाने लगी तब से करवा रही हूँ, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है, पौधे हैं फिलहाल तो, अगर नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो पौधे हैं जिनका रीयूज हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये सारे अनवीकरणीय है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी करवा देती हूँ क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं कर सकती मैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है नदी बांधों के लिए, तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करता, ठीक है बिल्कुल। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या ठीक नहीं है, बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, मतलब पेट्रोलियम की क्या खास बात है, तो
बदबूदार होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, ठीक है, गहरे हरे रंग का होता है, ठीक है। तो पहला ही सही हो गया आपका, बदबूदार भी होता है पेट्रोलियम, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का होता है। उसके बाद है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इनमें से है आपका पेट्रोल है, पैराफिन मोम है, कोयला है, ग्रीस है। तो इसमें से आपको अलग चुनना है। तो इसमें से कोयला जो है वो आपका अलग है आपका, ठीक है, इनके आपको एक कच्चे रूप में मिल रहा है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले या ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, पढ़ते हैं। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, या उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तो वो उपले से, यानी कि उपले से ईंधन का यूज़ करते हुए खाना पका रही है चूल्हे पर, जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है उस पर उपलों से बना रही है वो। तो उसको खांसी आ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण ये है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। तो ये उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। और ये जो बात है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, ये अंदर हम अंगीठी वगैरह जला के रख देते हैं ना बंद कमरे में, उसकी वजह से होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी वजह से होता है, बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जला के रख दे तो उससे मौत भी हो सकती है। तो नहीं रखनी चाहिए, कमरा बंद करके और अंगीठी जला के पहले रख देते थे, बिल्कुल बंद कमरा हो तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो है वो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया, जिस वजह से उसको खांसी आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। भी क्लास बड़ी हो गई है, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, ये मतलब नहीं हो पाती अपलोड, डाटा बहुत ज़्यादा खा जाती है। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लेना, भी लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।